अस्सलामुअलैकुम। दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम हिंदी में इकाई नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक प्रश्न 4 उत्तर। इसका साहित्य प्रकार है लेख यानी लेखनी। शीर्षक को देखते हुए सीधे सादे भाषा में हम समझे तो एक प्रश्न किया गया है और अलग अलग रूप से उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। इसके लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 और इनकी मृत्यु मतलब निधन सन 1971 में हुई। आगे बताया गया इनके बारे में। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कवि परिचय। सबसे पहले तो श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 और इनकी मृत्यु सन 1971 में हुई। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। अर्थात बताया गया कि उन्होंने अपने लेखन कला के द्वारा राष्ट्रभक्ति और हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको तथा सामाजिक उत्थान, सामाजिक विडंबनाओं, सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। साथ साथ उनकी जो भाषा है लेखन शैली की, वह भी कैसी है? एकदम सरल और सहज। उन्होंने कौन सी रचनाएं की, इसके बारे में बताया। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई। बताया गया उन्होंने निबंध लिखे, लेख लिखे, संस्मरण और जीवनी। आगे बताया छोटी सी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। क्या बताते हैं लेखक के बारे में? कि वे छोटे से छोटी बात को एक गहराई से अपने साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेखक के बारे में जाना कि जिनका जन्म सन 1990 और मृत्यु सन 1971 को हुई। उनके साहित्य में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश। उनकी लेखन की भाषा सरल और सहज। आइए प्रस्तुत पाठ में अर्थात एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में लेखक श्री प्रकाश ने कौन सी बातें बताई है उसके बारे में हम जानते हैं। तो बताया गया प्रस्तुत इकाई में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 अलग अलग महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया है। क्या बताते हैं इस इकाई में? कि श्री प्रकाश लेखक ने एक प्रश्न अपने 4 अलग अलग महानुभाव मित्र से पूछे और चारों महानुभाव के उत्तर अलग अलग रूप से मिले। इस पर से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। चारों महानुभावों का अलग अलग उत्तर प्राप्त करके उन्होंने अर्थात श्री प्रकाश लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो निष्कर्ष निकाला कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। और चारों महानुभावों का भी यही निष्कर्ष है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक खोल के बैठेंगे। पेज नंबर 8, सबसे पहला पैराग्राफ ध्यान दीजिए। शुरुआत, सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। देखिए यहाँ पर शब्द आया खप्त। क्या बताते हैं? सबको कुछ न कुछ खप्त का अर्थ क्या है? धुन। हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति कोई न कोई प्रकार की धुन लगी रहती है। तो यहाँ पर बताया सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त था। लेखक ने अपनी बात बताई कि जिस तरह हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई धुन रहती है, वैसे मुझे भी एक धुन थी। कौन सी बताते हैं वे? कि उनमें यह कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती तो और उन्हें सहृदय पाता। अर्थात क्या बताते हैं लेखक? कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती और मैं उन्हें अपने करीब पाता तो हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण, और क्या बताया कि वह व्यक्ति, उनका मित्र, विदेशी व्यक्ति हमारे देश में बहुत दिनों के रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव कर चुके हैं। वे समझ लेते थे कि उनसे हमारे देश में पर्याप्त अनुभव हो चुका है। तो उसी किसी सुअवसर में, तो उस व्यक्ति को किसी अच्छे अवसर पर क्या कहते हैं, आप कृपा कर यह बतलावे
कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए भी, अर्थात यहाँ पर लेखक अपना प्रश्न करते हैं उस महानुभव से। क्या प्रश्न करते हैं कि आपने हमारे देश में रहे, आपको अनुभव हुआ, तो हमें ये बताइए कि यह बताइए कि इतने बड़े बड़े विद्वान होते हुए भी, बड़े बड़े आंदोलन होते हुए भी, बड़े बड़े पुरुषों के होते हुए भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं, अर्थात हम जहाँ थे वहीं के वहीं पड़े हैं। हमारी अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते, अर्थात जब लेखक यह प्रश्न अपने मित्र से करते तो वह मित्र क्या होता, चकित हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता, उत्तर देने में संकोच करते, मतलब उस प्रश्न का उत्तर देने में वह मित्र संकोच करते और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते। अर्थात कुछ मित्र ऐसे होते थे कि उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते थे और उनसे क्षमा चाहते थे। पर लेखक भी कहाँ छोड़ने वाले थे उन्हें, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। लेखक भी उस मित्र को छोड़ते नहीं और क्या करते, उत्तर देने के लिए बाध्य करते। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि लेखक को एक धुन है, खप्त है कि किसी विदेशी व्यक्ति के साथ उनकी जब मित्रता हो जाती और वह उस व्यक्ति से अपने देश की उन्नति के कारण पूछते। बड़े बड़े महानुभव के होते हुए भी, बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा, यह प्रश्न करते। अगला पैराग्राफ बच्चों ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर प्रस्तुत पैराग्राफ में लेखक के जो पहले मित्र हैं उनके बारे में बताया गया। क्या बताते हैं कि मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। लेखक के पहले मित्र कौन है, तो एक वृद्ध ईसाई पादरी। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में, तो उतना ही नहीं पर सपत्नीक, क्या बताया कि वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। वे अकेले नहीं, उनकी पत्नी सपत्नी अर्थात पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे हैं। क्या बताया कि वे ईसाई पादरी अपनी पत्नी के साथ मिलकर देश के दरिद्र मतलब गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, दरिद्र यानी पिछड़े। मेरे हृदय में अनेक उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक बताते हैं कि मेरे हृदय में उनके लिए सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह था, जब लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा, तो उनका उत्तर थोड़े में, संक्षिप्त में यह था। देखो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में देखते हुए उस सेंटेंस को, उस शब्द को, उस वाक्य को तुम अंडरलाइन कर लेना कि उनका उत्तर थोड़े में यह था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। क्या बताया उस ईसाई पादरी ने कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। क्या बताया लेखक ने कि जब हमें कोई नौकरी चाहिए होती है तो हम अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में आजीजी करके हम उसे प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ भी करते हैं और नौकरी प्राप्त होने के बाद हम उसे विनय और सम्मान के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत में प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अर्थात नौकरी प्राप्त करने के बाद वह अपने मालिक की क्या करेगा, शुभकामना करेगा। पर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है, इसके बिल्कुल विपरीत बताया कि स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई काम मिल जाता है तो धीरे धीरे वह उस काम को क्या समझने लगता है, खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और क्या करता है, वह अन्य दूसरे सहपाठियों से मिलकर काम को खराब करने में षड्यंत्र रचता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है, अर्थात मालिक को हैरान परेशान कर डालता है। और देशों में भी लोगों की नौकरी की दरख्वास्त देते हैं और देशों में भी लोगों की नौकरी की दरख्वास्त दी जाती है। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। यहाँ क्या बताया लेखक ने कि नौकरी प्राप्त करने के लिए हम विनय और नम्रता के साथ अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में दरखास्त करते हैं, लेकिन काम प्राप्त होने के बाद हम उस काम को खराब करने के षड्यंत्र रचने लगते हैं और क्या करते हैं, मालिक की नाकों में दम कर रखते हैं। जैसे हम यह समझने लगते हैं
कि हमारे सिवा कोई कार्य करने वाला ही नहीं, हम अगर कार्य नहीं करेंगे तो वह बंद हो जाएगा। इसी तरह तो बच्चों यहाँ पर ईसाई पादरी ने जो उत्तर दिया वह इस पैराग्राफ में बताया गया। क्या बताया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं ले, काम छोटा हो या बड़ा, हमेशा अपने काम में हमें गर्व लेना चाहिए। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। ध्यान दो, बात इस पादरी ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है। क्या बताया कि हमें अपने काम में गर्व नहीं लेते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। क्या है, हमारे मुल्क की जो परंपरा है उसमें क्या आदेश है, तो कि कार्य की गर्व करने का, कार्य के बारे में गर्व करने का। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है और जाति भेद भी इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। क्या बताया कि एक आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे कार्य करने लगता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। जिस प्रकार यहाँ बताया, बढ़ई अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करते हैं। क्या बताया यहाँ पर, बढ़ई और दुकानदार निश्चित तिथियों पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। हम अपना कार्य छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते हैं और एक कार्य पूर्ण न होकर भी हम दूसरा कार्य हाथ में लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। देखिए, ये बात तो बहुत ही सक्षम है कि हम क्या करते हैं कि जब हम कोई कार्य नहीं कर पाते, जिसमें हम असक्षम होते हैं, तो हम उसका दोष तुरंत ही दूसरों पर डाल देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं और इसी कारण क्या होता है कि हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं और यदि कोई काम हमसे ठीक नहीं होता तो हम अपने आप को खराब समझने लगते हैं, काम को भी खराब करते हैं। सर्वधर्म निधन श्रेय, अर्थात अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। क्या बताया यहाँ पर लेखक ने कि अपना कार्य अच्छे से अच्छी तरह करके मरना सर्वश्रेष्ठ है। यह आदेश हम भूल बैठे हैं। धर्म का यह आदेश हम भूल बैठे हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ 1 में लेखक ने शुरुआती बात बताई कि उनको किस बात की धुन थी, और पैराग्राफ 2 और 3 में लेखक के पहले मित्र ईसाई पादरी के बारे में बताया गया। उन्होंने संक्षिप्त में थोड़े में उन्होंने क्या बताया, उस प्रश्न का उत्तर कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उसी बात को समझाते हुए लेखक ने इसका विश्लेषण किया। तो बच्चों, पहले भाग में पार्ट इकाई 4 के 3 पैराग्राफ और भाग 2 के अंदर हम आगे देखेंगे